टाइटल है द एडवेंचर ऑफ द इंजीनियर्स थंब, जिसे लिखा है आर्थर कॉनन डॉयल ने। इस स्टोरी में आवाजें दी हैं गिगलर रूबी पारिक एंड गिगलर अमित वाधवा ने। शर्लॉक होम सीरीज की एक नेक्स्ट स्टोरी है, यानी कि एक नया केस। आइए शुरू करते हैं। ये 89 की गर्मियों की बात है। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था जब वे घटनाएं हुई जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मैं अपनी सिविल प्रैक्टिस के लिए लौट आया था और होम्स को उसके बेकर स्ट्रीट वाले घर में छोड़ आया था। हालांकि मैं उससे मिलने जाता रहता था और कभी कभी मैं उससे उसकी बोहेमियम वाली आदतों को छोड़ने और हमसे आकर मिलने के लिए बोलता था। मेरी प्रैक्टिस बढ़ गई थी और क्योंकि मैं पैडिंगटन स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं रहता था, मेरे पास वहां के कई अफसर भी इलाज के लिए आते थे। उनमें से एक आदमी था जिसका मैंने लंबे समय से चल रही दर्दनाक बीमारी का इलाज किया है। वो कभी भी मेरी तारीफ करते नहीं थकता था और हर उस पीड़ित इंसान को मेरे पास भेजता जिसे वो भेज सकता था। एक सुबह 7 बजने से थोड़ा पहले मैं नींद से उठ गया जब मेरी मेड ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि पैडिंगटन स्टेशन से 2 आदमी आए हैं और वो कंसल्टिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे गया, क्योंकि मेरे अनुभव की वजह से मुझे पता था कि रेलवे के केस कभी भी मामूली नहीं होते। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरा पुराना सहयोगी गार्ड कमरे से बाहर आया और अपने पीछे का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। मैं उसे यहां ले आया हूं, उसने अपने अंगूठे को अपने कंधे पर रखते हुए धीरे से कहा। वो ठीक है, तो फिर क्या बात है? मैंने पूछा, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी अजीब से प्राणी को मेरे कमरे में बंद कर रखा है। ये एक नया मरीज है, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा उसे खुद यहां ले आऊं ताकि वो भाग न सके। यहां है वो, पूरी तरह सलामत। अब मुझे चलना चाहिए डॉक्टर, मुझे भी आपकी तरह काम पर जाना है। और वो भरोसेमंद इंसान चला गया बिना मुझे थैंक यू बोलने का मौका दिए। मैं अपने कंसल्टिंग रूम के अंदर गया और एक आदमी को वहां बैठे हुए देखा। उसने एक हीदर ट्वीट सूट पहना हुआ था, साथ में एक मुलायम कपड़े की कैप जिसे उसने मेरी किताबों के ऊपर रखा हुआ था। उसने अपने हाथ पर एक रुमाल बांधा हुआ था जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। वो जवान था, मेरे ख्याल से 25 साल का होगा। उसका चेहरा मजबूत और मर्दाना था, लेकिन वो बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई आदमी बड़ा बेचैन और तकलीफ में हो और अपनी सारी ताकत लगाकर उसे सहन कर रहा हो। इतनी सुबह सुबह आने के लिए माफी चाहता हूं डॉक्टर, लेकिन कल रात मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। मैं सुबह ट्रेन से आया और जब मैंने पैडिंगटन स्टेशन पर पूछा कि आसपास कोई डॉक्टर कहां मिलेगा, तब एक सज्जन आदमी मुझे यहां छोड़ गए। मैंने मेट को एक कार्ड दिया था, लेकिन मुझे लगता है उसने वो साइड वाली टेबल पर ही छोड़ दिया। मैंने वो कार्ड उठाया और देखा, मिस्टर विक्टर हैदरली, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16A विक्टोरिया स्ट्रीट, 3rd फ्लोर। ये मेरे सुबह के मेहमान का नाम, पेशा और पता था। माफी चाहता हूं मैंने आपको इंतजार करवाया, मैंने अपनी लाइब्रेरी चेयर पर बैठते हुए कहा। मैं समझता हूं कि आप अपनी रात के सफर से सीधा आए हैं और मैं जानता हूं कि ये बड़ा बोरिंग है। ओह, मेरी रात को बोरिंग नहीं कह सकते, वो बोला और हंस पड़ा। वो अपनी चेयर पर झुकते हुए और खुद को हिलाते हुए जोर से हंसा। इस हंसी को देखकर मेरा सारा मेडिकल का ज्ञान जाग गया। रुक जाओ, मैं चिल्लाया, अपने आप को संभालो। मैंने जग में से थोड़ा पानी निकाला, हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसे एक ऐसे पागलपन का दौरा पड़ा था जो किसी बड़े संकट के आने और उसके गुजर जाने के बाद होता है। कुछ देर बाद वो अपने असल रूप में आया, थका और सुस्त चेहरा लिए। मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था। बिल्कुल भी नहीं, इसे पी लो। मैंने पानी में थोड़ी ब्रांडी मिलाई और उसे पीने के बाद उसके मुरझाए चेहरे पर थोड़ी रंगत आई। अब ठीक है, और अब डॉक्टर शायद आपको मेरा अंगूठा देखना चाहिए, या कहो कि उस जगह को जहां अंगूठा हुआ करता था। उसने अपना रुमाल हटाया और अपना हाथ निकाला। उसे देखकर मेरा मजबूत दिल भी दहल गया। वहां 4 उभरी हुई उंगलियां थीं और एक भयंकर लाल स्पॉन्जी जगह जहां अंगूठा होना चाहिए था। उसे या तो काटा गया था या फिर जड़ से उखाड़ा गया था। हे भगवान, ये बहुत गहरा जख्म है, जरूर बहुत खून बहा होगा। हाँ, बहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था और मुझे लगता है मैं काफी देर तक होश में नहीं था। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि तब भी खून बह रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने रुमाल से कसकर कलाई पर बांध लिया और इसे एक लकड़ी का सहारा दे दिया। बहुत अच्छा, आपको एक सर्जन होना चाहिए था। देखो, ये हाइड्रोलिक्स की बात है और ये काम मेरे दायरे में ही आता है। एक बहुत भारी और नुकीली चीज से हुआ है। घाव को देखते हुए मैंने कहा। हाँ, एक बड़े चाकू जैसी चीज से। मुझे लगता है ये एक एक्सीडेंट है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक जानलेवा हमला? हाँ, बिल्कुल।
आप मुझे डरा रहे हैं। मैंने उस घाव को साफ किया, दवाई लगाई और आखिर में रुई से उसे ढका और पट्टी से बांध दिया। वो बिना हिले पीछे बैठा रहा, बस कभी कभी अपने होंठ काट लेता था। कैसा लग रहा है अब? मैंने अपना काम पूरा करके पूछा। बहुत अच्छा। आपकी ब्रांडी और पट्टी के बाद मैं एक नए इंसान जैसा महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत कमजोर था, लेकिन मुझे एक अच्छी डील मिली थी। शायद अभी आपको उस मामले के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। अरे नहीं, अब नहीं। अब शायद मुझे ये सब पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन ये हम दोनों के बीच की बात है। अगर मेरा घाव इतना गहरा नहीं होता तो मुझे लगता है कि वे मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत ही असाधारण सी बात है और इसे साबित करने के लिए मेरे पास ज्यादा सबूत भी नहीं है। और अगर वो मेरी बात मान भी लें तो जो सबूत मैं उनको दूंगा वो इतने साफ नहीं है कि मुझे लगता है कि इंसाफ हो पाएगा। हाँ, अगर ये कोई ऐसी मुश्किल है जिसे आप हल करना चाहते हैं तो पुलिस के पास जाने से पहले मैं आपको अपने दोस्त मिस्टर शेरलॉक होम्स के पास जाने की सलाह दूंगा। ओह, मैंने उनके बारे में सुना है और मुझे बेहद खुशी होगी अगर वे इस मामले को अपने हाथ में लें। हालांकि मुझे पुलिस के पास भी जाना होगा। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें खुद उनके पास लेकर जाऊंगा। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। हम कैब बुला लेते हैं और साथ चलते हैं। हम उनके साथ नाश्ता करने के लिए समय से पहुंच जाएंगे। क्या आप अभी चल पाएंगे? हाँ, जब तक मैं उन्हें अपनी कहानी नहीं बता देता मुझे चैन नहीं आएगा। फिर तो मेरा नौकर कैब बुला लेगा और मैं तुरंत आपके पास आता हूं। मैं भागकर ऊपर गया, अपनी पत्नी को जल्दी से कहानी बताई और 5 मिनट के अंदर हम कैब में थे और मैं एक नए मेहमान के साथ बेकर स्ट्रीट के लिए चल पड़ा। शर्लॉक होम्स मेरी उम्मीद के मुताबिक ड्रेसिंग गाउन पहने अपने सिटिंग रूम में आराम से अखबार पढ़ता हुआ ब्रेकफास्ट से पहले वाली पाइप पी रहा था, जो उसके कल के बचे हुए सिगार के टुकड़ों से बना हुआ था। उसने शांति से अपने मिलनसार अंदाज में हमारा स्वागत किया। उसने ताजे अंडे और रेशर मंगवाए और हमारे साथ खाना खाया। जब हमने नाश्ता कर लिया, उसने हमारे नए मेहमान को सोफे पर बिठाया, उसके सर के नीचे एक तकिया रखा और उसके पास एक ब्रांडी और पानी से भरा गिलास रख दिया। यह आसानी से दिख रहा है कि आपके साथ कोई मामूली घटना नहीं घटी है मिस्टर हैदरली। प्लीज आराम से लेट जाएं और इसे अपना ही घर समझें। जो भी आप हमें बता सकते हैं हमें बताएं, लेकिन जब आपको थकान महसूस हो तो रुक जाएं और बीच बीच में ब्रांडी पीते हुए अपनी एनर्जी बनाए रखें। थैंक यू, मेरे पेशेंट ने कहा। लेकिन जब से डॉक्टर ने मेरी पट्टी की है तब से नया सा महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपके ब्रेकफास्ट ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा कीमती समय ना लूं। तो अब मैं अपना अजीबोगरीब अनुभव बताता हूं। होम्स अपनी बड़ी सी आम चेयर पर बैठ गया, चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए, जो उसकी उत्सुकता को छुपा रहे थे। जबकि मैं उसके सामने बैठ गया और हमने चुपचाप वो अजीब कहानी सुनी जो हमारे मेहमान ने हमें सुनाई। उसने कहा, मैं आपको बता दूं कि मैं एक अनाथ हूं और मेरी शादी नहीं हुई है। मैं लंदन में अकेला ही रहता हूं। पेशे से मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूं और मुझे अपने काम का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 7 साल वेनर एंड मैथेसन में काम करके हासिल किया है, जो ग्रीनविच की एक जानी मानी फर्म है। 2 साल पहले मेरी रिटायरमेंट और मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे अच्छा पैसा मिला। मैंने बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और विक्टोरिया स्ट्रीट में एक चैम्बर भी ले लिया। मेरा मानना है कि सभी को अपने बिजनेस का पहला एक्सपीरियंस बड़ा बोरिंग लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगा। 2 सालों में मुझे 3 कंसल्टेशन और एक छोटा मोटा काम ही मिल पाया। अपने पेशे में मैं बस इतना ही कर पाया। मेरी कमाई सिर्फ 27 यूरो और 10 सेंट रही। हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मैं अपने बंद चैम्बर में कस्टमर का इंतजार करता। फिर मेरा दिल बैठने लगा और मुझे लगने लगा कि मेरी प्रैक्टिस अब आगे नहीं चल पाएगी। हालांकि कल जब मैं ऑफिस से निकलने वाला था, मेरे क्लर्क ने बताया कि एक जेंटलमैन मेरा इंतजार कर रहा है और वो मुझसे किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। वो अपने साथ एक कार्ड भी लाया था जिस पर कर्नल लाइसेंडर स्टार्क नाम लिखा था। उसके पीछे पीछे कर्नल खुद भी चला आया, जो मीडियम हाइट का था पर बहुत ही पतला। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना पतला आदमी कभी पहले देखा था। उसके पूरे चेहरे पर बस नुकीली नाक और ठोड़ी ही दिख रही थी और गाल अंदर धंसे हुए थे। उसका पतला शरीर नेचुरल लग रहा था, ना कि किसी बीमारी के कारण, क्योंकि उसकी आंखों में चमक, चाल में तेजी और व्यवहार में आत्मविश्वास था। वो साधारण पर साफ कपड़े पहने हुआ था। उसकी उम्र मेरे हिसाब से 30 से 40 के बीच की रही होगी। मिस्टर हैदरली, उसने कुछ जर्मन सी लगने वाली जुबान में कहा, मुझे आपकी सिफारिश की गई है मिस्टर हैदरली। आप ना ही सिर्फ अपने काम में अच्छे हो बल्कि किसी राज को राज रखना भी जानते हो। मैंने खुश होकर धन्यवाद किया।
जैसा कोई भी ऐसी तारीफ सुनकर करता। क्या मैं जान सकता हूं कि किसने आपको मेरी सिफारिश की? वैसे शायद इस वक्त यह अच्छा होगा कि मैं आपको उसका नाम ना बताऊं। उसी ने मुझे बताया कि आप अनाथ हो, बैचलर हो और लंदन में रहते हो। ये बात सही है, लेकिन मुझे माफ करें, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस सब का मेरे पेशे से क्या लेना देना। मुझे लगता है कि आप मुझसे किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको पता चलेगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो कोई बेकार की बात नहीं है। मेरे पास आपके ही पेशे से जुड़ा एक काम है, पर उसके लिए आपको इस बात को सीक्रेट रखना होगा, बिल्कुल सीक्रेट। आप समझे? और जाहिर है कि इसकी उम्मीद हम एक ऐसे ही इंसान से कर सकते हैं जो अकेला रहता है, बजाय उस इंसान के जो पूरे परिवार के साथ रहता हो। अगर मैं बात को सीक्रेट रखने का वादा करता हूं तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा। उसने बड़े गौर से अपनी तीखी नजरों से देखा जब मैं अपनी बात कह रहा था। मुझे लगता है मैंने कभी ऐसी शक और सवालों से भरी आंखें नहीं देखी थीं। तो फिर आप वादा करते हो? आखिर में उसने कहा। हाँ, मैं वादा करता हूं। आपको पूरी तरह चुप्पी रखनी होगी, काम के पहले, काम के दौरान और उसके बाद भी। इसके बारे में कहीं भी कोई शब्द नहीं कहना है। मैं पहले ही अपनी जुबान दे चुका हूं। बहुत बढ़िया। वो अचानक उठा और बिजली की तेजी से कमरे को पार करते हुए उसने दरवाजा खोला। बाहर का पैसेज खाली था। सब ठीक है। वापस आते हुए उसने कहा, मैं जानता हूं कभी कभी क्लर्कों को जानने की उत्सुकता होती है कि उनके मालिक क्या कर रहे हैं। अब हम बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं। उसने अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाई और फिर से अपनी तेज और सोच विचार करती हुई नजरों से देखने लगा। उस दुबले पतले आदमी की अजीब सी हरकतों को देखकर एक नफरत का भाव और कुछ डर सा मेरे अंदर उठने लगा। मेरे क्लाइंट को खोने का डर भी मुझे अपनी बेचैनी दिखाने से रोक नहीं पाया। कृपा करके अपना काम बताएं सर, मेरा समय कीमती है। ये कहने के लिए भगवान मुझे माफ करें, लेकिन ये बात मेरी जुबान पर आ गई। एक रात के लिए 50 सोने के सिक्के कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। एक रात का काम है, पर ये 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। मुझे बस आपकी राय चाहिए थी कि एक हाइड्रोलिक स्टाम्प मशीन के बारे में जो खराब हो गई है। अगर आप हमें बता दें कि इसमें क्या गड़बड़ है, हम इसे खुद ही ठीक कर लेंगे। इस काम के बारे में आप क्या सोचते हैं? काम तो हल्का ही लगता है और दाम अच्छा है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप आज रात की आखिरी ट्रेन से ही आ जाएं। कहाँ? आईफोर्ड बर्कशायर में एक छोटी सी जगह है, ऑक्सफोर्डशायर के बॉर्डर पर, और रेडिंग से 7 मील के दायरे में। वहां पेरिंगटन से एक ट्रेन आती है जो आपको 11:15 पर वहां पहुंचा देगी। बहुत बढ़िया। मैं गाड़ी लेकर आपको लेने पहुंच जाऊंगा। तो हम ड्राइव करेंगे? हाँ, हमारी छोटी सी जगह शहर से कुछ दूर है। ये आईफोर्ड स्टेशन से 7 मील की दूरी पर है। तब तो हम मुश्किल से ही वहां आधी रात तक पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे वापसी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी। मुझे मजबूरन वहां रात को रुकना पड़ेगा। हाँ, हम आसानी से तुम्हें रहने की जगह दे सकते हैं। ये बड़ा अजीब है। क्या मैं किसी और वक्त नहीं आ सकता? हमने यही सबसे बेहतर समझा कि आप देर से आओ। आपकी असुविधा की भरपाई के लिए ही हम आपको इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं। एक नौजवान और एक अनजान आदमी को एक ऐसी फीस जिससे आपके पेशे के बढ़िया से बढ़िया जानकार आदमी की राय खरीद सकते हैं। फिर भी अगर आप इस काम से अपने हाथ पीछे खींचना चाहते हैं तो इसके लिए अभी भी आपके पास काफी समय है। मैंने उन 50 सोने के सिक्कों के बारे में सोचा और सोचा कि इससे मेरा कितना भला होगा। बिल्कुल नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हालांकि मैं थोड़ा और साफ साफ समझना चाहूंगा कि आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं। जरूर, ये नेचुरल सी बात है कि इसे राज रखने का वचन जिसकी हमें आपसे उम्मीद है ने आपके अंदर उत्सुकता जगा दी है। मैं नहीं चाहता कि मैं बिना सब कुछ आपके सामने रखे आपसे किसी भी चीज के लिए हाँ कहलवा लूं। मैं समझता हूं कि कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि शायद आप जानते होंगे कि मुल्तानी मिट्टी बहुत कीमती होती है और ये इंग्लैंड में सिर्फ 1 या 2 जगहों पर ही पाई जाती है। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। कुछ समय पहले मैंने छोटी सी जगह खरीदी, बहुत छोटी सी, रेडिंग के 10 मील के दायरे में। किस्मत से मेरे खेत में मुल्तानी मिट्टी का भंडार मिला। हालांकि जांच करने के बाद पता चला कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है और इससे जुड़े 2 भंडार दाएं और बाएं तरफ हैं, लेकिन दोनों ही मेरे पड़ोसियों की जमीन पर हैं।
वो भोले से लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी जमीन में सोने की खान जैसा कुछ कीमती है। जाहिर है कि मैं उनकी जमीनें खरीदना चाहता था, इससे पहले कि उन्हें उसकी कीमत पता चल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने कुछ दोस्तों को ये राज बताया। उन्होंने सुझाया कि हमें अपने छोटे से भंडार पर ही चुपके से काम करना चाहिए और अब इस तरह हम कुछ रकम जुटा लेंगे जिससे हम अपने पड़ोसियों की जमीन खरीद पाएंगे। अब हम कुछ समय से ऐसा ही कर रहे हैं। इस काम में मदद के लिए हमने एक हाइड्रोलिक मशीन लगवाई है। ये मशीन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि बिगड़ गई है। इस पर हमें आपकी मदद चाहिए। हम अपने राज को बड़ी सावधानी से छुपा कर रखते हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है कि हमारे एक छोटे से घर पर हाइड्रोलिक इंजीनियर आ जा रहे हैं तो वो जल्द ही पता लगाना शुरू कर देंगे, और तब अगर वो राज उनके सामने आ जाता है तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हमने आपसे वचन लिया है कि आप किसी भी इंसान को नहीं बताएंगे कि आप आज रात आई-फोर्ट जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी बात साफ साफ बता दी है। यह था कहानी का पार्ट 1। अगर आपको यह पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सस्पेंस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके यह बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि सस्पेंस अभी बरकरार है।